हाल के समय में सोशल मीडिया और न्यूज प्लेटफॉर्म्स पर कोई भी आरोप मिनटों में जन आंदोलन का रूप ले लेता है। जब इस तरह के मामले सामने आते हैं जहां महिलाएं ही फंसाती हैं, आज ये प्रिवलेंट हैं, बहुत रैम्पेंट हैं समाज के अंदर। इस देश में सिर्फ और सिर्फ कानून जो है वो महिलाओं के लिए है। कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए तो बहुत चीजें चल रही। कब आपको लगा कि पुरुषों को भी रिप्रेजेंटेशन का मौका मिलना चाहिए? 1 लाख से भी ज्यादा पुरुष हर साल आत्महत्याएं कर रहे हैं। अब भैया हम जब आप और हम बात कर रहे हैं, कितने पुरुष मर चुके होंगे। जांच अधिकारी है, प्रूडेंट है और तमाम कानून की और इन्वेस्टिगेशन की तमाम टेक्निक्स को जानता है, तो सच्चाई पता लगाने में देर नहीं लगती, सच्चाई तक पहुंच जाता है। ट्रुथ प्रिवेल्स, बोलते हैं सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है, परंतु ईमानदारी से करा गया। अपना पक्ष रखने का कितना मौका मिलता है अभी एग्जिस्टिंग कानून में? पुरुषों को कोई मौका नहीं दिया जाता। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि उनकी लाइफ बर्बाद हो जाती है। निर्भया कांड के बाद रूल्स जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट कर दिए गए, लेकिन कहीं उस स्ट्रिक्ट रूल को करते करते उसका दुरुपयोग होने लग गया। एक्चुअली ये नरेटिव ही गलत है कि सारे जो लड़के हैं वो रावण हैं और सारी लड़कियां सीता है। ये किस किताब में लिखा है? मुझे दिखाइए, मैं वो किताब पढ़ना चाहती हूँ। जब वुमेन थाने बन सकते हैं, आप वुमेन कमीशन बना सकती हैं, हर स्टेट के अंदर कमीशन बनाती हैं, एक मेंस के लिए भी कमीशन बनाया। पुलिस का माइंड भी अब कोई जेंडर नहीं होता, लेकिन हमारे ही महंत जैसे ही महिला का अपराध उजागर होता है, जैसे कि एक लड़की ने अपने ही परिवार के 7 लोगों का खून कर दिया, शबनम नाम की लड़की ने, तो हमारे महंत जी कह रहे हैं लड़की है, इसको फांसी नहीं देंगे। क्राइम का तो कोई जेंडर ही नहीं होता। हमारे पॉलिटिशियन कहते हैं महिलाओं को तो 7 खून माफ है। आज से 4-5 साल पहले एक अमेरिका से एक वर्ड सुनाया दिया होगा, मीटू कैंपेन जी, मीटू मूवमेंट के नाम से। उसमें 19 FIR हुई नंदिता, और बड़ी बड़ी हस्तियों को उसमें MJ अकबर जैसे लोगों को रिजाइन करना पड़ा, नौकरी छोड़नी पड़ी। आज एक भी केस कोर्ट के अंदर नहीं है, सब सेटल हो गए। ये दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण है कि जहां बेटियों को ये देश पढ़ाने का बढ़ाने की बात करता है, वहीं उसी देश में बेटे मर जाएं। चर्चा किसी महिला के खिलाफ नहीं है, ना ही महिला अधिकारों को कमजोर करने की कोशिश है, बल्कि ये उस बारीक रेखा पर बातचीत है जहां पर सशक्तिकरण और दुरुपयोग के बीच फर्क समझना जरूरी हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया। आज जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो ये याद रखना जरूरी है कि ये लड़ाई दशकों की है, अनदेखी, अन्याय और असमानता के खिलाफ। लेकिन इसी दौर में एक जरूरी और असहज सवाल भी खड़ा होता है, क्या हर बार पीड़िता का नैरेटिव ही सच होता है? और अगर नहीं, तो उसका असर समाज, कानून और उस असली पीड़ित महिलाओं पर क्या पड़ता है? हाल के समय में सोशल मीडिया और न्यूज प्लेटफॉर्म्स पर कोई भी आरोप मिनटों में जन आंदोलन का रूप ले लेता है। बिना पूरी जांच, बिना न्यायिक प्रक्रिया पूरी हुए एक पक्ष को खलनायक और दूसरे को पीड़ित घोषित कर दिया जाता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया जब केरल की श्रीजिथा मुस्तफा के वीडियो ने एक व्यक्ति को खुदकुशी करने के लिए मजबूर कर दिया। इस घटना ने हमें ये सोचने पर बाध्य कर दिया कि क्या शक्ति, सहानुभूति और महिला होने की सामाजिक स्वीकारता का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। बतरस में आज की चर्चा किसी महिला के खिलाफ नहीं है, ना ही महिला अधिकारों को कमजोर करने की कोशिश है, बल्कि ये उस बारीक रेखा पर बातचीत है जहां पर सशक्तिकरण और दुरुपयोग के बीच फर्क समझना जरूरी हो जाता है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। दिल्ली पुलिस के एक्स ACP वेदभूषण जी हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं ये जाना माना चेहरा, एक्टिविस्ट हैं, पुरुष आयोग की हेड भी हैं, बरखा त्रेहन जी, जो पुरुषों की आवाज़ हमेशा उठाती रही हैं। सर, पहला सवाल मेरा आपसे है, हमारे देश में महिलाओं के लिए बहुत सारे कानून हैं, ये माना जाता है कि संवेदनशील होना चाहिए महिलाओं के लिए, लेकिन जब इस तरह के मामले सामने आते हैं जहां महिलाएं ही फंसाती हैं या गलत बयान देती हैं, क्या मैसेज जाता है? देखिए नंदिता, कानून बनाने का उद्देश्य ये है कि महिलाओं को सुरक्षित करा जाए, बच्चों को सुरक्षित किया जाए, समाज का वीकर सेक्शन काउंट किया जाता है। वक्त बदला, समाज बदला, कानून बदला, नई संसद बदली, नया कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2024 नए आए, परंतु हालत जस की तस रही, बल्कि और बिगड़ती चली गई। मैं महिलाओं के अधिकार के खिलाफ नहीं हूँ। उसके बारे में जब आपने तमाम तरह के धरने प्रदर्शन, जब निर्भया केस हुआ, उसके बाद जस्टिस वर्मा कमीशन बैठा,
उन्होंने जो अधिकार थे उसको और एक्सटेंड कर दिया। यदि किसी लड़की को देख भी लिया जाए, यदि लड़की एलिगेशन लगा दे मुझे घूर कर देख रहा है, तो वो ऑफेंस की कैटेगरी में आ गया। आप मेट्रो से उतर कर जा रही हैं, कोई अनजाने में आदमी आपके पीछे पीछे गलती से चला है थोड़ा दूर तक भी, तो उसके लिए भी एक प्रोविजन कर दिया गया कि इसके लिए भी एक कानूनी प्रोविजन किया गया। परंतु दुर्भाग्य इस चीज़ का है, मैं महिलाओं के दोबारा बता रहा हूँ कि खिलाफ नहीं हूँ, ना नंदिता के खिलाफ हूँ, ये शी इज़ माई बॉस, तो खिलाफ तो मैं हो ही नहीं सकता। मैं भी अपनी माँ से पैदा हुआ हूँ, ये मेरी बेटी बैठी है, मेरे परिवार में भी बेटियाँ हैं, बहुएँ हैं, मेरी खुद की वाइफ है। तो ऐसे हालात में जब कानून एक तरफा हो जाए, तब ये सवाल जो आपने नंदिता किया है, ये बहुत बड़ा सवाल है और ये बहुत दूर तक जाएगा आपका प्रोग्राम, क्योंकि हर इंसान को ये प्रोग्राम देखना चाहिए, समझना चाहिए कि ये प्रोग्राम आपने किया क्यों। केरल का ठीक है, एक इंसिडेंट आपने बताया कि इस इंसिडेंट में इस तरह की चीजें हुई, परंतु आज ये प्रिवलेंट हैं, बहुत रैम्पेंट हैं समाज के अंदर। बहुत सी चीजें समाज में, अखबार में, सोशल मीडिया में आती नहीं है, अंडर द कारपेट रह जाती हैं, कुछ आपस में समझे हो जाते हैं, कुछ थाने में जाकर समझौते हो जाते हैं। और चूंकि मैं पुलिस वाला भी हूं तो मैं पुलिस की कार्यप्रणाली को भी जानता हूं। बिल्कुल, थानों में भी ये पैचअप कर दिए जाते हैं, नहीं रही सही कसर कोर्ट में जाकर पूरी हो जाती है। तो जो तमाम सिस्टम है वो एक तरह से महिलाओं के पक्ष में खड़ा है। यदि किसी पुलिस के साथ में, जिस तरह से आपने दीपक का केरल का बताया, इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल इस समाज के अंदर हैं जहां पुरुषों के साथ जाती हुई है, परंतु उनका पक्ष कोई समाज अदालत सुनने के लिए तैयार नहीं है। लखनऊ में संदीप तिवारी 20 साल बाद बरी हो जाते हैं। एक आदमी की जिंदगी 20 साल चली गई, उसकी जिंदगी के असली समय वो कोर्ट कचहरी से निकल गया, ठीक है आपने उसको बरी कर दिया, सबूत नहीं थे। उसी तरह रोहतक के अंदर 2 लड़कियों ने अच्छे खासी फौज में तैयारी कर रहे लड़कों पर एलिगेशन लगा दिया कि वो मुझे उनका कैरियर खत्म हो गया। कहाँ वो देश की सेवा करने जा रहे थे आर्मी के अंदर, और वो कहाँ जेल कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। तो मेरा बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना है, चाहे किसी पक्ष को ये बात खराब लगे, चाहे जुडिशरी को इम्पीच करें, चाहे पार्लियामेंट को जो हमारे हम हैं, जो भी सरकारें हैं किसी भी स्टेट, प्रदेश, सेंट्रल गवर्नमेंट की, उनको इस बारे में जरूर सोचना चाहिए कि कहीं भी पुलिस के साथ कोई जाती हो तो उसके लिए क्या कानून है। मैम, जैसे कि सर ने कहा, निर्भया कांड के बाद रूल्स जो हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट कर दिए गए, लेकिन कहीं उस स्ट्रिक्ट रूल को करते करते उसका दुरुपयोग होने लग गया। तो मैं पर्सनली पहले तो आपसे जानना चाहूँगी कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए तो बहुत चीज़ें चल रही, कब आपको लगा कि पुरुषों को भी रिप्रेजेंटेशन का मौका मिलना चाहिए? आप कब इसमें आई? इस देश में सिर्फ और सिर्फ कानून जो है वो महिलाओं के लिए है। सबसे पहले आपको बता दूं कि पुरुषों के लिए कोई कानून नहीं है। अभी मेरे मित्र बहुत अच्छे से अपनी बात उन्होंने रखी है, लेकिन उन्होंने विपक्ष को कहा कि विपक्ष कुछ कह नहीं रहा, सरकारें भी तो सो रही हैं, सरकारों ने कौन सा कुछ कह दिया? आप मुझे बताइए। मैंने 3 कानून मंत्री, 3 क्या 4, सदानंद गौड़ा जी, रविशंकर जी, किरण रिजिजू जी, उसके बाद मेघवाल जी, ये चारों कानून मंत्री से मुलाकात करी है, 1 to 1 ग्राउंड रियलिटी से अवगत कराया है। मैंने कोई भीड़ में जाके उनसे मुलाकात नहीं करी, एक्सक्लूसिव मीटिंग के लिए अपॉइंटमेंट ली है, और एक बार नहीं अनेकों बार, और ग्राउंड रियलिटी से अवगत कराया है कि सर सबका साथ सबका विकास में इस देश के बेटे भी आते हैं, इस देश के बेटों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। उनके से जब भी मेरी मुलाकात होती है मैं उनको बताती हूँ 1 लाख से भी ज़्यादा पुरुष हर साल आत्महत्याएं कर रहे हैं। अब ये हम जब आप और हम बात कर रहे हैं, कितने पुरुष मर चुके होंगे। ये दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण है कि जहां बेटियों को ये देश पढ़ाने का, बढ़ाने की बात करता है, वहीं उसी देश में बेटे मर जाएं। एनसीआरबी का डेटा कहता है कि जो मेल सुसाइड है वो बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है, और हम मूक दर्शक बन करके बैठे हैं। 1 लाख से ऊपर जो मैं आपको आंकड़ा दे रही हूँ पुरुष मर रहे हैं, लेकिन आज भी हमें उनकी चिंता नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, वोट बैंक अपीजमेंट, वो भी किसकी? महिला, वुमन रैट रेस अपीजमेंट में लगे हुए हैं लगातार, क्योंकि हमें फर्क ही नहीं पड़ता, लड़के मर जाए,
सर्वजीत का केस, जो हमारे दिल्ली का दरिंदा बनाया गया था लड़का, तिलकनगर। सोशल मीडिया ट्रायल की वजह से उस लड़के को कितना सफर करना पड़ा। जो जसलीन कौर थी वो पहले दिन ही शुरुआती दौर में ही कनाडा भाग गई और ये लड़का लगातार 6 साल कोर्ट के चक्कर काटता रहा। रोहतक सिस्टर्स, जिन्होंने 4 लड़कों की जिंदगियां बर्बाद करी, जिसमें 2 पुलिस में जा रहे थे और 2 आर्मी में जा रहे थे, उन चारों लड़कों के साथ मैं आज भी संपर्क में हूं। उनकी जिंदगियां तबाह कर दी गई। यहां तक कि आप ये सोचिए कि ये देश को शर्मसार करने वाली इतनी बड़ी बात है कि यूके से आज भी पत्रकार भाई, जर्नलिस्ट इन्हें कॉल करते हैं और पूछते हैं कि भाई मोलेस्टेशन कैसे किया था तुमने, जो फर्जी केस है। और हमने क्या टैगलाइन चलाया था, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ये टैगलाइन चलाई महीनों, और सारे नेतागण हमारे देश के उन महिलाओं को, इन 2 रोहतक सिस्टर्स को इनाम देने, कोई 20,000, कोई सरकारी नौकरी, कोई 50,000 देने गए थे। तो जब तक आपको सच्चाई नहीं पता है, आपने कैसे मान लिया कि सिर्फ लड़के कसूरवार है। एक्चुअली ये नरेटिव ही गलत है कि सारे जो लड़के हैं वो रावण हैं और सारी लड़कियां सीता है। ये किस किताब में लिखा है, मुझे दिखाइए, मैं वो किताब पढ़ना चाहती हूँ कि लड़के हमेशा झूठ बोलते हैं और लड़कियां हमेशा सच बोलती हैं। और सरकार और कोर्ट को इस बात बारे में बहुत चिंता है, बस वो चिंता ही जताते हैं। बस 498 के लिए अभी उन्होंने चिंता जताई थी, दोनों ने, कोर्ट ने लीगल टेररिज्म कहा और सरकार ने भी बड़ी चिंता जताई। अभी मैरिटल रेप लॉ एक ला रहे हैं, मैरिटल रेप, जिसमें हस्बैंड वाइफ के बीच में रेप लॉ लेके आ रहे, उसमें भी चिंता जता दी है, दोनों ने चिंता जता दी है। तीसरा, आपको रेप कानून के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अनेकों बार चिंता जताई है, लेकिन चिंता जताने से हो जाएगा क्या काम? हमने कहा कि जब भी कोई लड़की एफआईआर लिखाने आए तो उससे एक एफिडेविट लिया जाए कि मैं जो भी मेंशन कर रही हूँ इसमें, एफआईआर में जो भी कंप्लेंट अपनी फाइल कर रही हूँ, जो भी इसमें लिख रही हूँ, ये पूर्णतः सच है। और अगर ये सच नहीं हो तो मैं ब्रेन मैपिंग और नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूँ। देखिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। खामियाजा भुगतने के लिए हो। फॉल्स एक्यूजेशन लगेंगे नहीं, उसमें कमी आएगी। इससे फायदा किसका होगा? कोर्ट्स को, जो ओवरबर्डन्ड है। कोर्ट्स ओवरबर्डन्ड है। लेकिन आज जो आपने संवेदनशील बात के लिए मुझे यहाँ बुलाया है, दीपक यू, जो लड़का मर गया, जो आज हमारे बीच में नहीं है, हुआ क्या उसके साथ? जो लड़की है शमजिथा, इसने उस लड़के की वीडियो वायरल करी इंटेंशनली ह्यूमिलिएट करने के लिए, और ऐसा लाखों लड़कों को ह्यूमिलिएट रोज किया जा रहा है। और जो बात आपने कही वो बहुत ही सही है कि सिर्फ चिंता ना करें, चिंता का जिक्र ना करें, कुछ करें, कुछ जमीनी तौर पे करें। Exactly. सर, एज पुलिस पर्सन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब कोई मामला ऐसा आता है और आपको पता चलता है कि फ्रेम किया जा रहा है, वो भी एक महिला के द्वारा, ये पूरा केस में उतना मेरिट नहीं हो सकता है, इस तरीके के मामले में पुलिस क्या करती है, क्या कर सकती है? देखिए, अब जो टाइम बदला है, यदि पुलिस ऑफिसर प्रूडेंट है और कोर्ट अलर्ट है, थोड़ा सा अब कोर्ट्स का रुख बदला है इस तमाम मामलों के अंदर। आपने देखा होगा 498 जिसको दहेज का मामला बोलते हैं, हालांकि उसकी सेक्शन चेंज हो गई है। इसी तरह से SC ST के केस के अंदर जाते ही पहले FIR कर देना, तुरंत अरेस्ट कर देना। इसी तरह अभी आप देख रहे हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को लेकर हाय बवाला हो रहा है। तो जो एक तरफा जब कार्रवाई होती है तो कहीं ना कहीं कोर्ट इंटरवीन करती है। अपना पक्ष रखने का कितना मौका मिलता है अभी एग्जिस्टिंग कानून में? अपना पुरुषों को कोई मौका नहीं दिया जाता। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि उनकी लाइफ बर्बाद हो जाती है, उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है, सरकारी नौकरी में हो दूसरी मुसीबतें, सस्पेंड कर दिया जाता है, कितनी धमकियां आती हैं। मेरे को सरकारी अफसर रोज बताते हैं कि जो लड़कियां काम कर रही हैं वो काम नहीं कर रही हैं और कहती हैं अगर टूटा करी तो तुम्हारे पास सेक्सुअल मोलेस्टेशन का, वर्क हैरेसमेंट के लॉज इतने सिर्फ एक तरफा हैं, सारे लॉज एक तरफा है। तभी तो मुझे मेन की बात करनी पड़ती है और मैं रोज कर रही हूं। SC ST एक्ट रेप लॉ का मिसयूज करके विष्णु तिवारी को एक महिला ने 20 साल जेल काटी। विष्णु तिवारी ने, जब वो जेल में थे तब उनका पूरा परिवार की मौत हो गई, उनके
माँ पिता, उनके दोनों भाई मर गए, खेत खलिहान बिक गया। अभी कल ही मैं विष्णु तिवारी से बात कर रही थी और विष्णु तिवारी की हालत इतनी बद से बदतर है क्योंकि ना उसके पास पैसा है ना परिवार है। मेरे ख्याल वो महिला भी अब नहीं रही, महिला भी मर चुकी है। लेकिन वो ये कहने को लिए इतना ज्यादा परेशान था कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, लेकिन कितने और लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई और वो कुछ कह भी नहीं पाएंगे। मैं सबसे बड़ी बात कर रहा है हूं कि जैसे हम लोग पहले महिलाओं के लिए कहते थे कि सोशल स्टिग्मा से उन्हें गुजरना पड़ता था, कोई पुरुषों के लिए नहीं कह रहा और ना वो अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हैं क्योंकि कोई कानून ही नहीं है। अगर वो बोलते हैं तो उनका मजाक उड़ाया जाता है और मेरी जैसी बुलंद आवाजों को भी दबाया जाता है। इतना दबाया जाता है कि मुझे रेप थ्रेट्स, मर्डर थ्रेट्स लगातार आ रहे हैं। अभी मेरे खिलाफ इंस्टिगेट किया गया है रेप, जिसकी वजह जो मैंने अभी दिल्ली पुलिस में कंप्लेंट भी फाइल करी। बहुत ही शर्मनाक और बात है। इतने ज्यादा लोग जो हैं उनको उकसाया गया है, मेरे खिलाफ उकसाया गया, क्योंकि इस बुलंद आवाज को चुप कराना है किसी तरीके से, क्योंकि कैसे पुरुषों के मुद्दों को सामने लाया जाए। किसी भी महिला को दबाना हो ना तो इस तरह की बातें कही जाती हैं जिससे एग्जैक्टली जिससे सबसे ज्यादा अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आज से 4-5 साल पहले एक अमेरिका से एक वर्ड सुनाया दिया होगा, मीटू कैंपेन, जी, मीटू मूवमेंट के नाम से। उसमें 19 FIR हुई नंदिता, और बड़ी बड़ी हस्तियों को उसमें MJ अकबर जैसे लोगों को रिजाइन करना पड़ा, नौकरी छोड़नी पड़ी। आज एक भी केस कोर्ट के अंदर नहीं है, सब सेटल हो गए। मेरे पास उसी दौरान मुंबई से एक अच्छी खासी पढ़ी लिखी लड़की, दिल्ली की रहने वाली, उसका फोन आया कि सर मैं मीटू कैंपेन में मेरा भी थोड़ा चला दीजिए। मैंने कहा आप अच्छे घर की लड़की हो, पढ़ी लिखी लड़की हो, सुंदर लड़की हो, आप हीरोइन बनने के सपने लेके मुंबई गई हुई हो कि सर मैं यहाँ कामयाब नहीं हो पा रही, पर मेरे पास में एक बहुत बड़े म्यूजिशियन के साथ में उनके साथ बर्थडे पर कुछ ऐसी आपत्तिजनक पिक्स हैं, किस करते हुए, केक काटते हुए, उनके साथ रात को शायद उन्होंने टाइम स्पेंड किया था, तो आप इसको चला दो। तो मेरा को जिससे हाँ मैंने कहा मैं तो कर दूंगा क्योंकि मैं मीडिया से कनेक्टेड हूँ, मैं मेरे लिए बहुत छोटी चीज है, पर आप हमेशा के लिए बदनाम कहते, मैं तो मैं चाहती हूँ कि मैं बदनाम हो जाऊँ। हाँ, अब मैं इतने बड़े ये बार-बार कोर्ट ने मेंशन इतने बड़े सिंगर का मैं म्यूजिशियन उनका नाम नहीं ले सकता, और बस बहुत सोना वोना पहन के रखते हैं, आपको व्यूअर्स के लिए इतना ही काफी है। उस लड़की ने जो मुझे लगता है कि ठीक ठाक अपना करके अपना पैसा वैसा लेके मामला खत्म हो गया। अब मीटू कैंपेन के बारे में कोई लड़की नहीं करती। क्या मीटू कैंपेन बंद हो गया? केवल 19 FIR तक थी, या अभी लड़कियों के साथ कुछ हो ही नहीं रहा है? इसलिए लड़कियों का सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो इन सब की वजह से जो जेन्युइन लड़की है, जिसके साथ वाकई में रेप होता है, आज 6 वर्ष की लड़की के साथ में 6 वर्ष की लड़की के साथ 3 लड़कों ने सेक्सुअल असॉल्ट किया है। दिल्ली के पास भजनपुरा लोनी के एरिया की घटनाएं आज तमाम अखबारों के अंदर है, उनकी तरफ ध्यान नहीं जाता। परंतु ये जो इस तरह के केस आते हैं, आप हर केस को फिर डाउट करने तो सबसे ज्यादा नुकसान महिलाओं का हुआ है इसमें, पुरुषों का तो हुआ ही है। मीटू कैंपेन जब आई थी, मैं सिंगल हैंडेडली मेंटू लाई थी कि सिक्के का दूसरा पहलू भी तो समझा जाए, आखिर दूसरी तरफ की भी तो बात आनी चाहिए ना। तो तभी कितने लड़के मर गए थे जो मीटू में फंसे थे, कई लड़कों ने आत्महत्या कर ली थी। मीटू कैंपेन जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि यूएस में बोगस है, अगर डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकन मेन के लिए ये बोलना पड़ा ये बोगस कैंपेन है, तो हम भारतवर्ष में क्यों ले आए? अमेरिका से लेकर तमाम यूरोप क्यों ले आए? कंट्रीज के अंदर इस तरह की चीजें हुई हैं और वहां पर इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं वो लोग, कम से कम सच्चाई तो एक्सेप्ट करते हैं। हमारे समाज की घुन भी जो है वो पिस जाता है। बट मेंटू साइड अगर हमने नहीं सुना तो मीटू में कैसे? और मीटू में 20-20 साल 10-10 साल पुराने केसेस लेके आते थे, जब आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, आपने सिर्फ बात करनी है और मीडिया ट्रायल होना है। ये मीडिया पर एक्शन भी हो जाए, ये सिर्फ डिजिटल लिंचिंग है। जो दीपक के साथ हुआ वो भी डिजिटल लिंचिंग। इसी पे मेरा अगला सवाल है, हम बात करते हैं मीडिया ट्रायल की, हम बात करते हैं सोशल मीडिया ट्रायल की, जो कि बहुत ही खतरनाक हो रहा है क्योंकि फॉलोअर्स आर्मी है, जो कहा जाता है वो बस पीछे लग जाते हैं। सर, जब सोशल मीडिया ट्रायल चल रहा हो किसी मामले का, चलिए यही केस ले लीजिए, ऐसे मामले में पुलिस को जांच करने में कितनी दिक्कत आती है? पॉपुलर ओपिनियन से हट के अगर आपको जांच करनी पड़े या कुछ निकले जांच में, आपको कितनी दिक्कत आती है? मेरा इसमें स्पष्ट मानना है कि यदि जो जांच अधिकारी है प्रूडेंट है और तमाम कानून की और इन्वेस्टिगेशन की तमाम टेक्निक्स को जानता है, तो सच्चाई पता लगाने में देर नहीं लगती, सच्चाई तक पहुंच जाता है। ट्रुथ प्रिवेल्स, बोलते हैं सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है। परंतु ईमानदारी से करा गया, यदि पुलिस ऑफिसर ईमानदार है तो
को। आप कितना ज़्यादा लोगों को प्रोत्साहित करती हैं कि अगर आप मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं तो प्लीज़ आइए और शेयर करिए, क्योंकि पुरुषों में स्वभावतः देखा गया है कि वो शेयर नहीं करते, और इस तरह की बात अगर आती है तो परिवार से भी नहीं बोल सकते। तो जब आपके पास आपकी संस्था में आते हैं, कितना आप उनको बोलती हैं कि शेयर करो और सच्चाई के लिए लड़ो? देखिए मैडम, मैं तो दिन रात बोलती हूँ स्पीक अप मैन, जब तक अपनी परेशानी नहीं रखोगे। मैंने सरबजीत को भी फर्स्ट डे जब मैं गई थी तो मैंने कहा घबरा मत, मैं सीधे उसके घर गई थी। मैंने कहा घबरा मत, इसने बोल दिया है ना, कहाँ प्रूव हो गया। लेकिन क्या हुआ, जब मीडिया पे गया तो उसको बलात्कारी बना दिया, दिल्ली का दरिंदा बना दिया, उसको बस में चलना मुश्किल हो गया। लेकिन मैंने हमेशा उसे कहा कि तुम सच की राह में और मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, आखिरी दम तक तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी, इस सच्चाई की लड़ाई को लड़ूंगी। और वो बरी भी हुआ। ऐसे लाखों लड़के हैं जिनको हम सिर्फ और सिर्फ सबसे पहला इमोशनल सपोर्ट ही देते हैं कि अगर तुम सही हो। और ऐसा नहीं है कि मैं सभी लड़कों को कहती हूँ कि तुम ही सही हो, ऐसा नहीं है। हम पूरे केस को स्टडी करते हैं, हम उनकी वाइफ से भी बात करते हैं, उनकी गर्लफ्रेंड से भी बात करते हैं, बहुत सारे तथ्यों पे पहले समझते हैं। यहाँ तक कि पीएचडी दुल्हन ने जब 12 बजे रात को पुलिस बुला ली, मीडिया बुला लिया और हंगामा कर दिया कि ये लड़का दहेज लोभी है, मुझसे 20 लाख रुपए मांग रहा है और फॉर्च्यूनर मांग रहा है। तो मैंने, उस लड़के ने तो 12 बजे रात से चालू कर दिया था मुझे कॉल करना। लेकिन मैंने जब सुबह देखा इतने सारे कॉल आ रहे हैं, किसी आरजे ने मुझसे कनेक्ट कराया था उससे मुंबई, तो मैंने उनसे जब बात करी तो मैंने ऐसा नहीं कह दिया कि भैया हाँ तुम बिल्कुल सही हो। मैंने कहा एविडेंस भेजो, पहले एविडेंस भेजो। टीम में एविडेंस को देखा, फिर हमने सबने समझा। उन एविडेंस, उसके पास ऑडियो रिकॉर्डिंग थी, उसने और डॉक्यूमेंटेड एविडेंस भेजे। फिर हमने पुलिस वालों से बात करी। जांच बहुत जरूरी है, जांच और जो एजेंसी है उसी के द्वारा होनी चाहिए। लेकिन नंदिता जी, उससे पहले क्या होता है कि महिला आयोग वाले आके इतना डरा जाते हैं। उस लड़के की बोला गया कि तुम्हारे, महिला आयोग वाली आई और बोली माँ बाप को अरेस्ट करो। मेरा खून खौल गया कि इनके माँ बाप का क्या कसूर है भाई, किस बात के लिए अरेस्ट कर? लड़के ने मांगा है ना दहेज, ठीक है, अभी लड़के को प्रूफ तो करने दो कि उसने दहेज मांगा, कहीं प्रूफ हो गया है? जब मेरे पास एविडेंस है कि लड़के ने मांगा ही नहीं है। लड़के की सिर्फ ये कहना था कि मैं शादी करने के बाद आप जो सी गाड़ी कहेंगी, जिस गाड़ी पे हाथ रखेंगी, मैं वो खरीद सकता हूँ। तब फिर भी कॉन्वर्सेशन, हैरेसमेंट हो गई ना ये तो पूरी। अरे उसके बाद आप ये सोचिए, 2 दिन में लड़की भाग गई। हमने पुलिस वालों को पूरे एविडेंस दिए, 2 दिन में लड़की ने वापस ले लिया केस। और लड़का जो था, अगर लड़की पीएचडी दुल्हन थी तो लड़का भी केंद्र सरकार में साइंटिस्ट था। तो उसके पास भी सारी बातें, तथ्य सारे सामने रखे और हमने उसकी लड़ाई लड़ी। बाद में मैंने उसे डिफेमेशन का केस फाइल करने के लिए कहा। रोने लग गया कि मेरे भाई बहन है, मेरी जिंदगी तो तबाह हो गई। सारे न्यूज़पेपर में मैं दहेज लोभी, मेरी फोटो छप गई, मुझसे, मेरे पर कोई विश्वास, मुझ पे कोई लड़की विश्वास नहीं करेगी, मेरी शादी तो नहीं होगी। लेकिन मेरे भाई बहन है, उनकी शादी करनी है। सोशल स्टिग्मा पे मैं आपसे बात करूंगी सर, लेकिन यहाँ मुझे आपसे ये जानना है सर कि ये जो सोशल मीडिया ट्रायल होता है, खासकर कोई किसी तरह की रोक टोक तो है नहीं सोशल मीडिया पे? कोई क्या लिख रहा है, क्या कमेंट्स आ रहे हैं, कोई रेगुलेशन ही नहीं, कोई नहीं। ये रेगुलेशन होना चाहिए क्या सर? बिल्कुल होना चाहिए, कहीं ना कहीं चैनलाइज होना चाहिए। जितना भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक, कहीं ना कहीं चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, जिससे कि उसका मिसयूज ना हो पाए। अभी थोड़ी देर पहले सुशांत राजपूत का केस आया, उसमें रिया चक्रवर्ती को एज ए विलेन प्रोजेक्ट किया गया, जबकि अदरवाइज जो मेरी जानकारी थी उसमें दिल्ली पुलिस की एक आईपीएस महिला अधिकारी हैं जिन्होंने बाद में सीबीआई की तरफ से उसमें जांच भी की और उसमें रिया चक्रवर्ती के खिलाफ कुछ नहीं निकल कर आया। हाँ, पुलिस का माइंड भी अब कोई जेंडर नहीं होता। लेकिन हमारे ही महंत, जैसे ही महिला का अपराध उजागर होता है, जैसे कि एक लड़की ने अपने ही परिवार के 7 लोगों का खून कर दिया, शबनम नाम की लड़की ने, तो हमारे महंत जी कह रहे हैं लड़की है, इसको फांसी नहीं देंगे। क्राइम का तो कोई जेंडर ही नहीं होता। हमारे पॉलिटिशियन कहते हैं महिलाओं को तो 7 खून माफ है। तो जब तक ये धारणाएं रहेंगी, जब तक हम इस तरीके की वोट बैंक की राजनीति करते रहेंगे, कब तक कैसे सुधार आएगा? उत्थान के चक्कर में ऐसा मत करो कि दूसरे के संग आप कहीं बिल्कुल अन्याय करने लग जाए। ये कौन सा महिला उत्थान है जो ले रहा है पुरुषों की जान? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि अगर मेरे देश की बेटियां, मैं तो इस देश की बेटी हूँ और मैं बहुत ही प्राउड बेटी हूँ, लेकिन मेरे देश की बेटी ही उतनी जरूरी है जितने मेरे देश के बेटे भी उतने ही जरूरी है। अगर मेरे देश के बेटों के साथ अन्याय होगा तो ये आवाज बुलंद रहेगी आखिरी दम तक।
बिल्कुल। आवाज उठती है। बरखा जी, मुझे रैप अप करना है प्रोग्राम। एक बार मैं चाहूंगी कि आप एक मैसेज दें उन तमाम पुरुषों को जो अन्याय सह रहे हैं और इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं कि समाज में बदनामी होगी। जैसा आपने कहा, कोई अपने घर में अकेला कमाने वाला होगा, किसके ऊपर बहुत दारोमदार होगा, किसी की इज्जत होगी, पर आप क्या मैसेज उनको देंगी कि उठो, आवाज उठाओ, तभी सिस्टम बदलेगा? सबसे पहले माओं और बहनों से और पिताओं से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, बंद करो ये बोलना कि लड़का है, तू रो नहीं सकता, तू अपनी बात नहीं शेयर कर सकता, तेरी कोई स्ट्रगल नहीं है, तूने पैसे की कमाने की मशीन बनना है, एटीएम बनना ही बनना है, तो तेरा काम सिर्फ एटीएम है और स्पर्म डोनर है। शादी होने के बाद हम माता पिता बिस्तर, तूने बच्चा लेके अगर वो नहीं अपने गांव घर चली जाती है और बच्चा भी नहीं दिखाई तो तू चुपचाप बैठ जाएगा, तू तेरे पास कोई राइट्स नहीं है। ऐसा नहीं बनना। आप स्पीकअप करो, अपनी लड़ाई लड़ो, हम आपके साथ हैं। न्याय व्यवस्था से क्या अपील करेंगे? किस तरह से पुलिस के हाथ बंधे हैं और किस तरह से आप अपने लेवल पे भी जस्टिस नहीं कर पा रहे? देखिए नंदिता, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके तमाम करोड़ों व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करता हूं कि सरकार तक ये बात पहुंचाएं, चाहे वो कानून मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, इस देश के प्रधानमंत्री हैं। जब वुमेन थाने बन सकते हैं, आप वुमेन कमीशन बना सकती हैं, हर स्टेट के अंदर कमीशन बनाती हैं, एक मेंस के लिए भी कमीशन बनाए। कम से कम इस तरह की जब चीज़ आती हैं तो वहाँ एड्रेस की जा सके, उनकी जांच, इन्वेस्टिगेशन मेरे जैसा रिटायर्ड पुलिस अधिकारी, सर्विस वाला अधिकारी वहाँ करे, सच्चाई तक पहुँचने में उनकी मदद की जाए। बिल्कुल। तो आज की बातचीत किसी को दोषी ठहराने के लिए नहीं थी, बल्कि सोचने के लिए थी, क्योंकि न्याय तभी मजबूत होता है जब वह भावनाओं से नहीं, तथ्यों से चलता है। महिला सशक्तिकरण का अर्थ ये नहीं हो सकता है कि सवाल पूछना बंद कर दिया जाए, और न ही ये कि हर आरोप को सच मान लिया जाए। इसीलिए जरूरी है कि हम ना तो भीड़ का हिस्सा बने और ना ही चुपचाप दर्शक बने। बहुत बहुत शुक्रिया बरखा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। वेदभूषण जी, आपका भी शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बतरस देखने के लिए।